बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स हमारे पास क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स हमारे पास वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पेस्ट को किल करते हैं। अब पेस्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? पेस्ट में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, मॉलस्क आ जाते हैं, आर्थ्रोपॉड्स आ जाते हैं एंड इंसेक्ट्स आ जाते हैं। मीन्स ये सब पेस्ट है। पेस्ट उसे कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ह्यूमन बींग, अब यहाँ पर हम पेस्टिसाइड्स के लिए बात कर रहे हैं, तो हम पेस्टिसाइड्स के लिए कहेंगे कि पेस्ट वो जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज करती हैं। हमारे पास पेस्ट में क्या क्या आ जाता है? इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत बड़ी क्लास हो जाती है पेस्ट की। ये सब हमारे पास पेस्ट हैं। और साइड्स मीन टू किल, साइड्स मीन टू किल मीन्स पेस्टिसाइड्स का मतलब है टू किल दैम इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। जो इन सबको मारे उसे हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अब हमारे पास पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स आते हैं, बैक्टीरियोसाइड्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी। बट हम इन तीन को ये तीन बेसिक्स हैं, मेजर हैं, हम इनको लेकर चलेंगे। इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को किल करती हैं, हर्बिसाइड्स जो वीड्स को किल करती हैं। अब वीड्स हमारे पास क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं। लाइक अब हम क्रॉप्स के साथ जो और ऐसी जो है खुद से ही प्लांट्स उगाते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते, वो भी हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फंगिसाइड्स जो फंजाई को किल करते हैं। अब हम पेस्टिसाइड्स के लिए कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। कंडीशंस में इस तरह हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उस केमिकल कंपाउंड को पेस्टिसाइड कह सकते हैं जो इन दो कंडीशंस पर पूरा उतरता हो। वो दो कंडीशंस अब हमारे पास क्या हैं? वो दो कंडीशंस हमारे पास हैं स्पेसिफिसिटी एंड द अनदर वन इज डिग्रेडेबिलिटी। अब किस तरह? स्पेसिफिसिटी मीन वो स्पेसिफिक हो अपने दुश्मन के बारे में, उसे पता हो कि क्या चीज़ क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क कर सके, दोस्त और दुश्मन में इस तरह फ़र्क कर सके कि ऐसा ना, अब फॉर एग्जांपल मैं एक पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करती हूँ क्रॉप्स पे, उसका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो सिर्फ पेस्ट को किल करे, मेरी क्रॉप्स को ख़राब ना करे। ये होती है स्पेसिफिसिटी, कि अपनी दोस्त और दुश्मन में पहचान कर सके। नेक्स्ट है डिग्रेडेबिलिटी। अब डिग्रेडेबिलिटी को हम इससे डिस्कस करेंगे कि कोई भी पेस्टिसाइड है वो ड्यू टू सनलाइट और ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जब वो डिकम्पोज होता है, तो उसकी डिकम्पोजिशन से हमें मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, एक इन्वायरमेंट में वो एक पोल्यूटेंट की तरह एक्ट कर रहे हों, ऐसा ना हो। अब हम इन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे लेड आर्सेनेट से। लेड आर्सेनेट हमारे पास 2000 BC में, 2000 BC ईयर्स अगो लेड आर्सेनेट हमारे पास मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। बट इसकी कहानी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी क्योंकि ये इन कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरता था। कैसे नहीं उतरता था कि लेड आर्सेनेट में स्पेसिफिसिटी में तो टॉप क्लास था, मगर डिग्रेडेबिलिटी में ये फ़ेल हो गया, ज़ीरो हो गया। डिग्रेडेबिलिटी में ये फ़ेल और ज़ीरो कैसे हो गया? कि जब लेड आर्सेनेट डिकम्पोज हुआ लेड और आर्सेनिक में, लेड और आर्सेनिक में, तो इनको क्या होना चाहिए था? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए था ताकि हम इसको पेस्टिसाइड यूज़ करते रहें। बट लेड जो है हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हुआ। लेड हमारे पास अस्थमा कॉजिंग एजेंट है, तो इसने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज कर दी, पोल्यूटेंट की तरह इसने एक्ट किया। तो दैट्स वाई लेड आर्सेनेट को मार्केट में बैन कर दिया गया। अब लेड आर्सेनेट का ज़रा हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ये अब हमारे पास एक आर्सेनिक है, लेड आर्सेनेट। एक मिनट मैं आपको इधर लिख देती हूँ। इसका लेड आर्सेनेट के केमिकल फॉर्मूला ये है। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। एक आर्सेनिक होता है, ये वन
ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑक्सीजन। इन पे अब नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पर हमारे पास लेड होता है। जब ये लेड आर्सेनेट डिकम्पोज होता है, लेड इससे अलग हो जाता है, तो ये अस्थमा कॉजिंग एजेंट बन जाता है। दैट्स वाई लेड आर्सेनेट की कहानी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई और इसको बहुत जल्दी मार्केट में बैन हो गया था, क्योंकि ये स्पेसिफिसिटी में तो अच्छा था बट डिग्रेडेबिलिटी में नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास निकोटीन सल्फेट। निकोटीन सल्फेट की कहानी भी बहुत जल्दी मार्केट में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये भी इन कंडीशंस पे पूरा नहीं उतर सका था। निकोटीन सल्फेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ये अब हमारे पास पायरिडीन रिंग है। पायरिडीन रिंग इस तरह होता है, C5H5N। ये हमारे पास पायरिडीन रिंग है। पायरिडीन रिंग, ये हमारे पास पायरोल है। पायरोल का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला इस तरह है। ठीक, यहाँ हमारे पास पायरोल है बट ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर इसके साथ CH3 एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। इसको आप लोग ब्रैकेट पे बंद करते हैं। ये एक निकोटीन सल्फेट का हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बट ये भी जो है मार्केट में बहुत जल्दी बैन हो गया था, इस पर बहुत जल्दी बैन लग गया था। ओके, अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे DDT। DDT हमारे पास क्या है? अब हम DDT को डिस्कस कर रहे हैं। इन 1874 को ये साइंटिसाइज हुआ था। 1839 को ये प्रूव हुआ था कि ये एक इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। इन 1948 में क्या हुआ था कि डिस्कवरीज हुई थी, जिन डिस्कवरी से ये साबित हुआ था कि ये पोलियो की रोकथाम के लिए भी यूज़ होता है। ठीक, और DDT की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये हमारे पास कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ओडोरलेस होता है, और सबसे बड़ी बात, ये वाटर इनसॉल्यूबल है। ये वाटर इनसॉल्यूबल इसलिए है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए वाटर इनसॉल्यूबल है। ठीक, अब ये हमारे पास जो है DDT की एब्रीविएशन है। नोमेनक्लेचरली हमें इसमें गैप्स नहीं रखते होते, बट ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसमें गैप्स रखे हैं कि मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये तो आप लोगों को पता है कि किस तरह जो है ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकली वाइज जो है, अब C पहले आएगा ABCD में, इस तरह इसको हम अरेंज करते हैं। ये तो IUPAC सिस्टम ये सब आपने पढ़ा ही होगा। अब हम देखते हैं, डाई मीन्स टू, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, डाई मीन्स टू, फिनाइल मीन फिनाइल ग्रुप, ट्राई मीन 3, क्लोरो मीन क्लोरीन, इथेन तो है, इथेन का बताइए आप लोगों को। अच्छा, अब हम किस तरह बनाएंगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब बात की है इन्होंने डाईफिनाइल। डाईफिनाइल जो है, अब हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H5। C6H5 यानी कुछ इस तरह। ये अब हमारे पास फिनाइल है, फिनाइल का केमिकल फॉर्मूला है। मतलब अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, दो फिनाइल अटैच हैं, दो फिनाइल डाईफिनाइल हो गए। डाईफिनाइल, डाईक्लोरो, अब जो है इथेन, डाईफिनाइल, डाईक्लोरो, इथेन, ट्राइक्लोरो मीन्स 3 क्लोरीन,
और यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ये अब हमारे पास DDT का स्ट्रक्चर है। किस तरह? डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन, ये इथेन एंड ट्राइक्लोरो एंड एक हाइड्रोजन। ये अब हमारे पास DDT का स्ट्रक्चर है। अब DDT भी हमारे पास मार्केट में बैन हो गया था। ये हमारे पास स्पेसिफिसिटी में ये भी टॉप था, लेकिन ये डिग्रेडेबिलिटी में ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये डिकम्पोज होता था, जब क्लोरीन इससे अलग होता था, क्लोरीन डिकम्पोज होता था, तो क्लोरीन जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है। इसलिए मार्केट में इसको भी बैन कर दिया गया था। अब DDT की हाफ लाइफ कितनी है? 10 to 15 ईयर्स। 10 to 15 ईयर्स, सोचें, हाफ लाइफ। तो सोचें ऐसा 10 to 15 मिनट इसके असरात कितने अरसा रहते होंगे। मीन स्प्रे करने वाला मर भी जाता होगा, लेकिन इसके असरात रहते होंगे। ठीक, ये था अब हमारे पास DDT। अब हमने DDT को डिस्कस कर लिया कि वो US में बैन हो गया था। फिर उसके बाद उसके बाद जो पेस्टिसाइड आया और अब तक जो मार्केट में चल रहा है वो पैराथायोन है। फॉलीडॉल इसका लोकल नेम है। ये ऑर्गेनिक थायोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है, मीन इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब इसकी स्मेल जो होती है गार्लिक की तरह होती है, गार्लिक लाइक होती है। इसकी स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में ये प्रेजेंट होता है। कलर इसका हमारे पास तकरीबन ब्राउनिश टू येलो समथिंग इस तरह होता है, ब्राउनिश टू येलो होता है। और अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह है हमारे पास कि यहाँ पर ये फॉस्फेट होता है, ये यहाँ पे सल्फ़र के साथ अटैच होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड यहाँ पर इसने अपने 5 बॉन्ड्स पूरे करे। 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एक बेंजीन रिंग लगा होता है। बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पे NO2 अटैच होता है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये था हमारे पास पैराथायोन का स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आज मेरा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें कि आप लोगों को समझ आती है या नहीं। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत किया करें। अगर आप लोग एक दफ़ा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करें, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद जब देखती हूँ तो मुझसे कुछ अगर गलत लिख देती हूँ, इंसान हूँ, गलती हो जाती है। तो अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कर, मैं उसमें लिख दिया करूँगी कि हाँ मैंने ये फ़लाँ चीज़ गलत बता दी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।